औकाफी जायदादों को लूटने वालों को पनिशमेंट करना चाहते हैं, तो पहले प्रोविजन ये थी कि 2 साल की कैद बामुशक्कत होने की प्रोविजन थी। कोई भी औकाफी जायदाद या मस्जिद के कमरों पे इलीगल बैठा हुआ है, खाली नहीं कर रहा है, तो वो इलीगल ऑक्यूपेंट करके उसको 2 साल की कैद बामुशक्कत की प्रोविजन थी। अब नया तरमीम में क्या किया, वो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं। और वो पहले नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस था, वो अब उसको बेलेबल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका सादा और सीधा इशारा ये है कि आप वक्फ की जायदाद को अगर लूट कर भी ले जाते हो तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सजा नहीं होगी आपको ज्यादा। और ऐसी है कि भी इसलिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत। बोर्ड नॉमिनेट रहेगा, पहले इलेक्टेड हुआ करता था, अब सरकार जिसको चाहेगी बोर्ड में अपॉइंट कर देगी। तो इसका मतलब सरकार जिसे चाहेगी बोर्ड के मेजॉरिटी मेंबर बना के बोर्ड में डाल सकती है। और ऐसा फर्ज कर रही है कि ऐसी जगह पर अगर गैर मुस्लिम मेजॉरिटी मेंबर आ गए और चेयरमैन भी कोई गैर मुस्लिम आ गया, तो पूरा बोर्ड का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? गैरों के हाथ में जाएगा। और ये औकाफी इदारे है किसके? मुसलमानों के। ये इस्लामी इदारे हैं, ये दीनी इदारे हैं, तो दीनी इदारों का कंट्रोल जाएगा किसके पास में? गैर इस्लामी इदारे के पास। झूठ और फरेब के राज में सच बोलना इंसानियत की मिराज है। सच की आवाज उर्दू मीडिया नागपुर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद ज़ैद अंसारी और आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया नागपुर। हम इस वक्त सुबह महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर की जामा मस्जिद मोमिनपुरा में मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वक्फ बोर्ड में जो तरमीमी बिल लाया गया है वो मुसलमानों को हरगिज गवारा नहीं है। जो उसके नुकसानात हैं, इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं वो आपको बताएंगे कि इस तरमीमी बिल के नुकसानात क्या क्या है। सर, ये वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर आज पूरे मुल्क में जो माहौल बना हुआ है, तो कोई यूं कहता है कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है, जैसा कि इसके पहले CAA, NRC और ट्रिपल तलाक का मुद्दा था। तो ये किस हद तक दुरुस्त है, आप जरा इसकी वजाहत फरमाएं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। मैं शेख अब्दुल रऊफ, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हूँ और वक्फ बोर्ड में महाराष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2 साल के लिए मैं रहा हूँ, काम किया हूँ। तो आपने जो कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल के बारे में बहुत तशवीश है, लोगों में गुस्सा है और मुसलमानों में काफ़ी उसका विरोध हो रहा है, तो ये क्या सही है या गलत है और उसकी वजूहत क्या है? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल जो है उन्होंने जो लाया है, इसमें टोटल 44 क्लॉजेस के अंदर में वो तरमीम करना चाह रहे हैं। और वक्फ एक्ट 1995 जो हमारा प्राइम एक्ट है, जो ओरिजिनल एक्ट कहलाता है, उसमें टोटल 110 प्रोविजन है, उसमें से 44 प्रोविजन में कुछ ना कुछ वो बदलाव करना चाह रहे हैं। अब ये जब उन्होंने बिल लाया, पार्लियामेंट में पेश किया, तो लाते वक्त में तो बड़ा अच्छी बातें की, और उसका जो प्रियम्बल है बिल का, उसमें एम्स और ऑब्जेक्ट जो लिखे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं कि औकाफी जायदादों को कोई खुर्द-बुर्द हो रही है, नुकसान हो रहे हैं, उससे लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, उसमें बहुत मैनेजमेंट में बदफैली है और बहुत लोग उसको गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए हम पूरे औकाफी सिस्टम को सुधारना चाह रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मकसद ये है कि सरकार ने ये कहा कि इस तरमीमी बिल से वो 1995 का एक्ट जो 2013 में जाकर के और अच्छा हुआ था, उस एक्ट में और अच्छा ही जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि औकाफी ज़्यादा से बचाई जा सके, उसका अच्छा मैनेजमेंट हो सके और उसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके। ये उसका उन्होंने पर्पस बयान किया है बिल के पीछे। अब जब हमने पहली मरतबा देखा तो हमको भी बड़ी खुशी हुई कि सरकार का ये अगर उसमें उद्देश्य है और मकसद है तो बड़ी अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए। और उस तरह से उन्होंने उसके हिसाब से उसका टाइटल भी दिया बिल का टाइटल जो दिया है कि यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट, और उसकी शॉर्ट में जो शॉर्ट फॉर्म बनता है उसका उम्मीद बनता है, UMEED, यानी उम्मीद जगाई है लोगों से कि हम औकाफ का अच्छा भला करने जा रहे हैं। अब हमारे तंजीम में एक लीगल एड का ग्रुप है, हमारे पास 5-6 मेंबर्स है जो रिटायर्ड जजेस है, वकील है, मैं खुद वक्फ बोर्ड में CEO रहा हूँ। हमने इस पर गौर फिक्र किया और हमने एक क्लॉज बुलाया, क्लॉज उसकी स्टडी की कि इसमें सरकार जो करना चाहती है इसमें सही में कितना फायदा वक्फ को होने वाला है और कितना नुकसान वक्फ को होने वाला है। अब ये पूरा स्टडी करने के बाद 3 रोज हमने उसके ऊपर लगाए
और बहुत डिस्कशन किए, बहुत सारे उसके ये देखे, अलग अलग पहलू से उसको देखा। हमको ये नजर आया कि ये इस बिल में मकासद तो अच्छे दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर जो प्रोविजन वो डाल रहे हैं उससे अवकाफी जायदादों का भला होने के बजाय नुकसान ज्यादा होगा। मतलब नीयत साफ नहीं है उनकी। नियत के ऊपर में मतलब जो है अंदर ऊपर से दिखाया कुछ जा रहा है और उसके अंदर में जो प्रोविजन के अंदर में जो उनके कानून बनाए जा रहे हैं वो कुछ अलग है। ऐसा बोल सकते हैं, लोग भी इसीलिए उसको एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी मैं सारी तरमीमों को यहाँ बोल नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी वक्त भी कम है, लेकिन कुछ तरमीमें जैसे पहले हमारा वक्फ बाय यूजर का एक कंसेप्ट था। वक्फ के डेफिनेशन में वक्फ बाय यूजर है जो बहुत पुरानी पुरातन कालीन जो मस्जिदें दरगाहें हैं जिनका रिकॉर्ड नहीं है वो उसको यूज किया जा रहा है, लेकिन मस्जिद दरगाहें करके, तो अब वो वक्फ बाय यूजर कहलाती थी और उसके हिसाब से उसको स्टेटस था कि ये वक्फ है और उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ था कानून का। अब वो वक्फ बाय यूजर का क्लॉज उन्होंने हटा दिया। इसका मतलब जो पुरानी एंशिएंट 1200, 500, 700 साल पुरानी जो पुरानी आपके पास मस्जिदें हैं, इसका मतलब वो अब वक्फ नहीं रहेगी। दूसरी उन्होंने छोटे क्लॉज किया है कि जो वक्फ की लिस्ट के अंदर में जो मस्जिदें और दरगाहें और जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें से कलेक्टर चाहेगा जिस दिन भी कि ये वक्फ ज्यादा नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, तो कलेक्टर को उसको पावर दे दिया सेक्शन 3C नया डालकर। उसके बाद में बोर्ड जो होता है वक्फ बोर्ड, उसको सारे पावर्स है कि सारी मसाजिदों को दरगाहों को रेगुलेट करने का, कंट्रोल का पावर है। वक्फ बोर्ड में जो कंपोजिशन हुआ करता था वो मुसलमान सारे मुस्लिम मेंबर होते थे, मिनिमम 7 मैक्सिमम 14 मेंबर उसके हुआ करते थे, उसमें सारे के सारे मुस्लिम थे। वक्फ बोर्ड का CEO भी मुस्लिम है। अच्छा, वक्फ से रिलेटेड और 2 संस्थाएं हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो केंद्र सरकार को गाइड करती है और बोर्डों को मशवरा देती है, और एक है वक्फ ट्रिब्यूनल जिसमें जज साहब होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के, और 2 और मेंबर होते हैं जो वक्फ बोर्ड के फैसलों के ऊपर में अपील डिसाइड करती है। ऐसे 4 इंस्टीट्यूशन है, CEO, वक्फ बोर्ड, CWC और ट्रिब्यूनल। अब इन चारों भी इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना जहां जरूरी था, आज अवकाफी जायदादों को अगर डेवलप करना है, अच्छे से मैनेजमेंट करना है, तो इन चारों को ताकत देनी चाहिए थी, लेकिन ये चारों को कमजोर कर रहे हैं। चारों प्रोविजन ऐसी डाली है और वक्फ बोर्ड को ऐसा बना रहे हैं कि जहां पर अब मुसलमान सिर्फ 4 रहेंगे मिनिमम, मैक्सिमम कर सकते ज्यादा, लेकिन 4 के अलावा जो 7 और जो लोग रहेंगे वो गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं। तो अगर इस तरह का किसी सरकार ने फैसला किया कि भी 7 गैर मुस्लिम को, और बोर्ड नॉमिनेट रहेगा, पहले इलेक्टेड हुआ करता था, अब सरकार जिसको चाहेगी बोर्ड में अपॉइंट कर देगी। तो इसका मतलब सरकार जिसे चाहेगी बोर्ड के मेजॉरिटी मेंबर बना के बोर्ड में डाल सकती है। और ऐसा फर्ज करिए कि ऐसी जगह पर अगर गैर मुस्लिम मेजॉरिटी मेंबर आ गए और चेयरमैन भी कोई गैर मुस्लिम आ गया, तो पूरा बोर्ड का कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा? गैरों के हाथ में जाएगा। और ये काफी इदारे हैं किसके? मुसलमानों के। ये इस्लामी इदारे हैं, ये दीनी इदारे हैं, तो दीनी इदारों का कंट्रोल जाएगा किसके पास में? गैर इस्लामी इदारे के पास। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि अभी तक जो वक्फ बोर्ड में लोग काम कर रहे थे, जो अभी तक उसके ओहदेदारान और जो जिम्मेदार थे, तो वो अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाया? मतलब कुछ लोगों की इस तरह की भी राय आती है, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? इसमें बात ऐसी है कि अवकाफी इदारे हमारे लोगों के हाथों में रहे, हमारे लोग मुतवल्ली रहे, हम बोर्ड में भी हमारे लोग रहे, और इसमें काफी लोगों से गलतियां हुई है और गलतियां होती रही है। उसके वजह से बहुत सारे नुकसान भी वक्फ बोर्ड में हुए हैं। ये बात भी गलत नहीं है जो लोग बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर में मामला बहुत सही नहीं चल रहे थे। अभी इतनी सारी वक्फ की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में 90,000 एकड़ जमीन वक्फ की है, इसके बावजूद भी आज मुश्किल से 2 या 3 प्रॉपर्टी डेवलप हो सकी है। तो इसकी वजह क्या है? आज तक रेगुलेट करने वाले हम मुसलमान लोग थे, लेकिन हम लोग ही उसका फायदा नहीं उठा सके। सरकार ने बड़ा अच्छा कानून दे दिया हमको, उस कानून का इस्तेमाल करके हमारे लोग उसको बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी एक्ट के अंदर में। कुछ कमियां हमारे लोगों में भी रही, कुछ कमियां कानून में भी रही। और ऐसा है, वक्फ बोर्ड को सरकार पैसा भी देती नहीं है, ग्रांट भी नहीं देती, वक्फ बोर्ड कमजोर है, उसके बाद मुलाजिमीन नहीं थे, पैसा नहीं था, तो इसलिए भी बहुत सारी चीजें हो नहीं पाई है। अपनी जगह दुरुस्त बात है, लेकिन अब इसको आप दूर करें ना भाई। अगर आप बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि वक्फ को हम मजबूत करना चाहते हैं, तो ये जो कमजोर कड़िया है इसको हटाकर मजबूत कड़िया लाई ना। आप तो मजबूत कड़ियों को बैठा रहे हैं, तो ये कहाँ की आप वक्फ को एम्पावरमेंट कर रहे हैं? मतलब बहाना ढूंढ रहे हो कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के हाथ से निकलकर इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का हो जाए। इसका नताइज तो वही निकलेंगे। अगर कोई भी अगर कानून समझने वाला इंसान है, अगर वो जानना चाहता है, तो वो इसका नतीजा सीधे सीधा रहेगा। सिंपल बात है कि भी काफी बहुत सारी जायदादें इसमें लिटिगेशन में फंसी हुई है, कोर्टों में फंसी हुई है, बड़ी बड़ी जायदादें। लोग लड़ रहे हैं आपस में, कई जगह मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है, कोई मुतवल्ली लड़ रहे हैं, कई लोग लड़ रहे हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को डेवलप नहीं किया जा सका।
अब इसके लिए था वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल को उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया खास करके कि इसके फैसले जल्दी आएंगे और फैसले जल्दी होंगे ताकि वक्फ की जायदादें अपने अपनी मस्जिदों को, दरगाहों को मिल सके और उसमें डेवलपमेंट हो सके। अब वो उसके अंदर में लिटिगेशन को ज्यादा से ज्यादा तौर पे कम किया जा सकता है, ये कोशिश होनी चाहिए था। अब नई तरमीम जो ला रही है वक्फ ट्रिब्यूनल की फाइनलिटी को खत्म करना चाह रही है। वक्फ ट्रिब्यूनल के जो फैसले वो अंतिम हुआ करते थे इसके पहले 95 के कानून में। अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं अंतिम फैसला नहीं हुआ वक्फ ट्रिब्यूनल का, इसके बाद में अपील भी हो सकेगी, हाई कोर्ट में जाएगा, यानी मामला हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बरसों तक लटके रहेगा, यानी जायदादें जो आपकी लिटिगेशन में फंसी है वो कभी बाहर नहीं निकलेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसमें समझ सकते हैं आपके नीयत क्या हो सकती है। दूसरा एक और भी है कि भी अगर आप काफी जायदादों को लूटने वालों को पनिशमेंट करना चाहते हैं तो पहले प्रोविजन ये थी कि 2 साल की कैद बामुशक्कत होने की प्रोविजन थी। कोई भी औकाफ की जायदाद या मस्जिद के कमरों पे इलीगल बैठा हुआ है, खाली नहीं कर रहा है, तो वो इलीगल ऑक्यूपेंट करके उसको 2 साल की कैद बामुशक्कत की प्रोविजन थी। अब नया तरमीम में क्या किया, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं, और जो पहले नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस था वो अब उसको बेलेबल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका सादा और सीधा इशारा ये है कि आप वक्फ की जायदाद को अगर लूट कर भी ले जाते हो तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सजा नहीं होगी आपको ज्यादा, और ऐसी है कि भी इसलिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। यानी वक्फ की जायदाद मुसलमानों के हाथों से निकल के किसी घरों के हाथ में चली भी गई तो आपको सजा से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो युवा ही निकलता है, मतलब तो निकलता है। इससे आप क्या अंदाज लगाएंगे कि आपने जो वक्फ तरमीमी बिल के ऑब्जेक्ट और एम्स में जो लिखा है और जो बड़ा अच्छा टाइटल उसको दे दिया, पहले सिंपल टाइटल था वक्फ एक्ट 1995, उसको बदल के लंबा सा टाइटल आपने कर दिया, उम्मीद जारी करी, लेकिन अंदर तो आपने इतनी बड़ी बड़ी खामियां रखी थी जिससे औकाफ की सारी जायदादें और सारी इंस्टीट्यूशन, सारी मस्जिद सारे खतरात में आ जाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है जो इस वक्त इक़्तिदार में है, तो इसमें हमारे कई मुसलमान बड़े नेता लीडरान जो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, तो वो इस वक्फ तरमीमी बिल मामले में जो चुप्पी साधे हुए, मतलब वो खामोश है, तो इस पर आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, जो सरकार के साथ लोग हैं वो तो बिल के फेवर में भी बोल रहे हैं। अब वो ऐसे देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि ये औकाफ की जायदादें अल्लाह के नाम में दी हुई जायदादें, यानी अल्लाह की जायदादें, इन जायदादों को कोई लूट रहा है तो अल्लाह की जायदादों के खिलाफ में वो नाइंसाफी और खुदबुद कर रहा है, उसका हिसाब सीधा अल्लाह लेने वाला है। ऐसे तरमीमी एक्ट में जिसमें ऐसी जायदादों को लुटाए जाने का प्रोविजन किया हुआ है, इसके फेवर में अगर कोई मुसलमान बोलता है तो उसको अफसोस करना चाहिए। उसने बगैर पढ़े, कानून को न पढ़े, उसकी प्रोविजन न पढ़ी, सिर्फ सरकार बोल रही है, सरकार हमारी है, हम उसके साथ जुड़े हुए, इसलिए चलो उसको वेलकम करते हैं। इस तरह के मुसलमानों पे तो अफसोस करना चाहिए, उनके लिए दुआ करना चाहिए, अल्लाह इनको सही अकल दे, इनकी मग़फ़िरत करे। दूसरा, जो लोग सरकार के खिलाफ में है उसमें बहुत सारे जो MPs MLA बात उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, जो सेक्युलर मैंडेट ऑफिस जो MPs है वो काफी जोरों शोरों से आवाज उठा रहे हैं, और सभी लोग जिसको मालूम आता है भाई कानूनी पहलू है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को जल्दी से मालूमात नहीं होती। हमारा भी उसमें एक दायित्व बनता है कि सब लोगों को इस बारे में बताया जाए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, कुछ लोग चुप्पी साधने के बजाय काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक, उनसे मेरी अपील है कि बड़ी मौदेबाना अपील है कि भाई चुप्पी आप हटाइए, समझिए इस बिल को, इसमें नुकसानात को समझिए, और नुकसानात से आपका पूरा फ्यूचर कितना बर्बाद होने वाला है इसको समझिए। और आपको लगता है कि नहीं इससे कोई नुकसान नहीं होना तो फिर आप करिए, चुप बैठिए। अगर आपको लगता है कि नुकसान होने वाला है तो खुलकर सामने आइए। जो हमारी आवाम है जो कुछ नहीं जानती इस बारे में, सीधी सादी है, तो उनको इस बिल में क्या करना चाहिए, इस बारे में मुख्तसर रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए, ये बिल जब पार्लियामेंट में पास हुआ तो लोगों ने उसको एहतजाज किया, तो उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को 31 रुकनी कमेटी को रेफर कर दिया है। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उस पर एक नोटिफिकेशन जारी करके लोगों से जो ऑब्जेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन और सजेशंस मांगे हैं, सिर्फ मुसलमानों से नहीं मांगे, पूरी जनरल पब्लिक से मांगे। तो उसमें देखिए, जनरल पब्लिक नॉन मुस्लिम भी आते हैं, जो औकाफ को लूटने वाले वो भी बेच सकते हैं, तो और जो औकाफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो भी बेच सकते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि मुसलमान जो औकाफ को बचाना चाहते हैं, सबसे पहले उनका फर्ज ये है कि जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आपसे ऑब्जेक्शन मांगे हैं, आपके राय मांगी है, तो आप उसको सबसे पहले आपका एहतजाज रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, और उसमें अपने राय भी दीजिए, अपने क्लॉज बाय क्लॉज जो ऑब्जेक्शन है आपके वो भी आप लिखिए। उसमें लिख सकते हैं तो तहरीरी शक्ल में रिटर्न भी भेजे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं अगर रिटर्न भेज सकते हैं तो कम से कम मेल के जरिए आप
प्रोटेस्ट कम से कम आप करिए। अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी इस पर कुछ QR कोड बनाए हैं, कुछ छोटे मोटे ईमेल ये करिए, तो वो भी भेज सकते हैं, या लोकसभा के वेबसाइट पे जाकर के उसका ईमेल अकाउंट है, अभी तो सब सर्कुलेट हो रहा है, वहां पर जाकर के अपना एहतजाज दर्ज करना बहुत जरूरी है। हर मुसलमान को जो पब्लिक का नुमाइंदा भी है या सिंपल इंडिविजुअल भी है, उसके अलावा जितनी भी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, इंस्टीट्यूशंस है, NGOs है, स्टेक होल्डर्स है मुस्लिमों में या सेक्युलर हिंदुओं में, ये जो चाहते हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है, जो देश को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी मेरी दरखास्त है कि इस बिल के खिलाफ में ज्यादा से ज्यादा एहतजाज रजिस्टर करे, वहां पर तहरीरी शक्ल में भी लोकसभा को भेजे कि इसमें जितनी प्रोविजंस है सारी अवकाफ को बर्बाद करने वाली प्रोविजन ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए सबसे पहले आप जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ आप डिस्कशन करें और औकाफ वक्फ बोर्डों के साथ डिस्कशन करें, वक्फ इंस्टीट्यूशन के साथ डिस्कशन करके मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेकर कोई अच्छा बिल पेश करे और इस बिल को आप विड्रॉ करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसी तरह की ताजा तरीन खबरें और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपने स्क्रीन पर पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मोहम्मद जैद अंसारी, चीफ एडिटर एंड डायरेक्टर उर्दू मीडिया नागपुर।